अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज दिखाए जाने वाले एपिसोड पर। आज की पुलिस फाइल में शामिल है खानेवाल थाना सिटी का मुकदमा नंबर 538/11 इस्मत सिद्दीक केस का फॉलो अप। अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई, देखिए मेरी कहानी में। गली में खड़ी हुई रेड़ी वजह तनाजा बन गई। बाबा फरीदगंज शकर के पाकपतन का केस, सिराजुद्दीन के साथ क्या बनी? सुबह पंजाब का जिला खानेवाल, जहां हुई थी एक वारदात। एक भाई ने अपनी ही बहन को पसंद की शादी के जुर्म में कत्ल कर दिया। थाना सिटी का मुकदमा नंबर 99/11। इस केस से जुड़ चुका है एक ताजा वाकया, मगर यह जानने से पहले आइए देखते हैं इस्मत मर्डर केस के गुज़िश्ता प्रोग्राम की चंद झलकियां। ये है खानेवाल का इलाका कोट मोहम्मद हसन, और ये तस्वीर कोट मोहम्मद हसन के रिहायशी जावेद अख्तर की है। जावेद मोहब्बत करने लगा था अपनी कजन इस्मत से, मगर 6 साल से चल रहे थे उनके खानदानों में बाहमी झगड़े और रंजिशें। जावेद और इस्मत चाहते थे शादी करना और उन खानदानों को मिलाना। ਅਸੀਂ 14/5/2010 ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਿਕਾਹ ਕੀਤਾ। ये है उस FIR का अक्स जिसमें जावेद को करार दिया गया इगवा का मुबैना मुल्जिम। FIR नंबर 249/10 ज़ेर दफा 365B। पंचायत में हुए फैसले को जावेद और इस्मत ने मान लिया और इस्मत अपने बाप के घर वापस चली गई। जावेद के घर वालों ने शुरू कर दी उसे दोबारा खुशामदीद कहने के लिए शादी की तैयारियां, मगर इस्मत का बाप कुछ और चाहता था। उसने इस्मत को जान से मारने की धमकी दी और कहा कि बरादरी में उसकी नाक कट जाएगी। उसने साइन करवा लिए इस्मत से तनसीखे निकाह के दावे पर। देखिए तनसीखे निकाह के उस दावे का अक्स जिस पर दस्तखत करवाए गए इस्मत के। ये है अदालत सिविल जज मोहतरमा गजाला यास्मीन की। इस अदालत में होना थी 21 फरवरी 2011 को मोहब्बत के इस मुकदमे की कार्रवाई। इस्मत ने बयान दिया था कि वो तलाक नहीं चाहती और दरखास्त पर साइन कराए गए हैं जबरदस्ती। इस्मत अपने बाप और भाई के साथ घर आ गई, मगर गुस्से में भरा उसका भाई नफीस इस कहानी को अंजाम तक पहुंचाना चाहता था। बहन को रोकने के लिए उसने फैसला किया इंतहाई कदम उठाने का। 21 तरीक सी साड़ी इस महीने की। 21 तरीक से उन्हें बच्चे ने कहा जी मैं तलाक नहीं लानी। मैं घर लै गया, बच्चा मेरा नाल से, बच्चा मेरा थले से, बेटी मेरी भी थले जाके ने कमरे लेट गई है। वो अंदर बढ़िया उन्हें मतलब कुंडा मार के तो लगी भजन, मार फायर, बच्ची मर गई है। ये है वो कमरा जहां एक भाई ने बहन को कत्ल किया। कोट मोहम्मद हसन की इस गली में ये घर है इस्मत के बाप का। पुलिस ने जायजा लिया जाए वकुआ का। बरामदे में रख दी गई थी मजलूम इस्मत की लाश। इस्मत का शौहर जावेद पहुंचा थाना सिटी खानेवाल और कटाई उसके बाप और भाई के खिलाफ FIR। देखिए ये है उस FIR का अक्स। FIR नंबर 99/11 हथकड़ियों में बंधा। यही है इस्मत का कातिल नफीस। देखो जी, गैरत तो हर बंदा करता है, बस जो कितना ठीक है। इस्मत केस था गैरत के नाम पर कत्ल का। इस केस में एक नया मोड़ आया जब इस्मत के दूसरे भाई को पता चला कि मसला क्या था। मकतूल इस्मत का भाई अतीक मुकीम था रोजगार के हवाले से सऊदी अरब में। जब उसे मामले का पता चला तो वो पाकिस्तान वापस आ गया और लिया ठान
कि वो लेगा जावेद अख्तर की जान। ईद उल फित्र के दिन जावेद अख्तर बहन भाइयों के साथ खुशी मना रहा था और दोस्तों को फोन मिला रहा था कि मोबाइल का बैलेंस खत्म हो गया। वो इजी लोड कराने पहुंचा आवान चौक, जहां उसे लिया अतीक ने रोक। अतीक असलहे से लैस था। उसने जावेद को पकड़ लिया। उसने जावेद से कहा, कलमा पढ़ो, ये तुम्हारा आखिरी वक्त है। जावेद से 3 बार कलमा पढ़वाया और फिर फायरिंग करके खून में नहलाया। वो मौके पर मर गया। ईद वाला दिन था, हम इधर खड़े थे, 5-6 लोग आए। उन्होंने गन पॉइंट पर उस लड़के को रखा और गन पॉइंट पे उसको नीचे उतारने लेके जाने की कोशिश की, लेकिन वो लड़का नहीं जा रहा था। इसलिए उन्होंने वो नीचे उतरकर चाकू को पकड़ के बैठ गया, ताकि उसको उस वक्त अजान आ रही थी। तमाम लोग इधर खड़े थे, जाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने फायरिंग करके बोला कि आगे नहीं आओ, ये हमारा मसला है। इसलिए उन्होंने उसको कल कहा कि कलमा पढ़ो। उस लड़के ने ऊँची कलमा पढ़ना शुरू कर दिया और साथ वाले लोग भी आए। उन्होंने भी कलमा सुना और अजान हो रही थी उस वक्त। उन्होंने कहा कुछ तो अजान का ख्याल करो, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं सुना और उसको मार दिया। इसी लोड करावन लगे आए तो उत्थे मतलब भी इन्होंने 2 मोटर पे आए ने ते एक इन्होंने कतल उत्थे करके ते सट गए ने। फिर उत्थे कोई आदमी आया, उत्थे मैनू आके गया भी इस तरह भी उत्थे जवेद भी कतल होया भी। ये आई इन्हें आन के वेख्या ते भी साए ना पिरा छोटे ने ना इत्थे पट्टां ते पा के ना तो उन्हें वेख्या ते एक सा आया ते भी गल भी फौत हो गया। भी इन्हां ज़ालमां ने साडे नाल ओ कीती जिहड़ी किसे नाल नहीं भी गल होंदी। ये इजी लोड की वो दुकान है जहां जावेद आया था। ईद वाले दिन जिस तरह आप गैदरिंग है, इसी तरह गैदरिंग थी। शॉप पे काफ़ी सारे कस्टमर खड़े थे। भाई लोड करवाने आया। लोड करवाने के बाद में दूसरे कस्टमर की तरफ मुतवज्जे हुआ तो इतनी देर में फायरिंग की आवाज़ हुई। मैं छुप गया, मैंने समझा कि डकैती होगी, मेरी शॉप लूटेगी आज। थोड़ी देर के बाद मुझे यहाँ पे हजूम लगा हुआ था। मैंने सोचा कि डकैत पकड़े गए, तो मैंने गौर से देखा जब तो वही लड़का था जो यहाँ पे खड़ा था। इतनी देर में मैं शॉप का बंद करके घर चला गया। मुकदमा नंबर 538/11 दर्ज हुआ थाना सिटी खानेवाल में 302 का। अतीक के साथ 5 साथी थे, असगर, इमरान, इकबाल, रियाज और मुनीर, और ये मौका वारदात से फरार हो गए थे। डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल में पड़ी ये है जावेद की लाश और बाहर इलाके के लोग जमा हैं शोक के आलम में। पुलिस ने मुखबर की इत्तला पाई तो लाहौर आई। एक मकान पर छापा मारकर पुलिस ने अतीक, असगर और इकबाल को गिरफ्तार कर लिया। ये है अतीक जो खड़ा है शरीक मुलजिम के साथ। दोनों ने सर पे रुमाल बांधे हुए हैं ताकि ढाटे बना के मुंह छुपाया जा सके। दोनों मौके पर कत्ल से मुकर गए। भाई गल है साडी उन्हां नाल मुखालफत है सी ते इस वजह तो पता नहीं सानू कौन मार गया या नहीं मार गया। ये तो अदालत ने फैसला करना है। साडा केस लगा है, अल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह खैर करेगा। असीं तो नहीं मारेगा, बाकी अल्लाह बेहतर करेगा इंशाल्लाह। सानू तो पता ही नहीं है इस चीज़ का भाईजान, सानू पता ही नहीं है इस चीज़ का। असें कोई मौके ते होंदे तो फिर तुहानू दस देना, सानू असें कहने सानू पता ही नहीं है इस चीज़ का। रियाज, इमरान और मुनीर से पुलिस तफ्तीश कर रही है। रियाज पुलिस में ASI है। DPO खानेवाल वकार अहमद अब्बासी का कहना है कि वो गुनाहगार पाया गया तो जेल जाएगा, सजा पाएगा। पहला भी कतल रियाज ने कराया और फिर पोतरा मरा दिता मेरा। ये नहीं खड़ा है, सानू बार बार रोकने ये नहीं रहा। रियाज सब तो बड़ा साडा दुश्मन बनया खड़ा। रियाज नूं रोक रहा नहीं रोकदा, पीछे अगे पीछे होके बंदे छुड़वा लेंदा ते साडे कतल कराई जांदा। कत्ल का मुकदमा है और 13, 20, 65 के 3 मुकदमात हैं। ये आपको याद होगा कि इस हवाले से जो इसमें हवाला दिया गया लड़की के कत्ल जो है, जिसके जवाब में ये इन्होंने उसके खामन को भी किया, इस पर मुझे कुछ आप में से साफ़ी हज़रात मेरे पास आए भी थे
और आपने इस पर डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी कि जो बच्ची ने कोर्ट मैरिज की और बाद में उसके भाई ने उसको मार दिया था। जावेद अपने घर का वाहिद कफील था। भाई से जो कमांदा सी उन्होंने मारता जना कि असी हुण कित्थों खाइए, साड़ा कमान वाला कोई नहीं है घर के। बाप का जहनी तवाजुन ठीक नहीं है और ये बदनसीब उसकी माँ है। पुलिस ही नाल ही नहीं टोरदी पई कि भी उन्होंने पकड़िया जाए, बल्कि और ही करदे पैन धमकियां देंदे पैन असी हले और बंदे मारने ने। मेरे तो 2 छोटे 3 बच्चे रह गए, बाकी सब हमारे भाई को कत्ल किया, वो हमें अब धमकियां भी दे रहे हैं और अब उन्हें सजा भी दी जाए, और हम इसी वजह से डर के मारे से स्कूल नहीं जा रहे हैं। पुलिस कहती है हमने अहले इलाका में खौफो हिरास खत्म करने और मुल्जिमान को पकड़ने के लिए बर वक्त कार्रवाई की। इसमें जो 3 मुल्जिमान थे, अतीक, असगर और इकबाल, इनको हमने 3-4 रोज के बाद गिरफ्तार कर लिया था और इनसे वो जो जिससे इन्होंने कत्ल किया था, अलाई कत्ल, पिस्टल वगैरह, वो भी हमने बरामद कर लिए और इनको बर वक्त चलान किया। इस तरह ये हुआ कि जो लोगों में एहसास था दहशत का या ईद के रोज़ का कि इतना बड़ा वक़ुआ हो जाना, और फिर इनकी साबका भी दुश्मनी चली आ रही थी, तो इस सिलसिले में लोगों में काफ़ी इत्मीनान हुआ। अब फहमीदा बीबी बेटे को याद करती है और उसको पढ़ते हैं बेहोशी के दौरे। पुलिस तफ्तीश मुकम्मल होने के बाद 3 मुल्जिमान जेल जा चुके हैं, जबकि 3 मुल्जिमान अभी जेरे तफ्तीश हैं। इनकी तफ्तीश यकीनन मेरिट पर होनी चाहिए ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके और जालिम अपने अंजाम को पहुंच सके। खबरदार! अपने दुख बताने आई, आप बीती सुनाने आई, देखिए मेरी कहानी में। वो अपने माँ बाप का सहारा बनने के लिए घर से निकली थी, लेकिन उसे क्या मालूम था कि हालात उसे जेल की काल कोठरी तक पहुंचा देंगे, और वो अपनी ही नहीं बल्कि माँ बाप की रुसवाई का भी बाइस बनेगी। आइए सुनते हैं आसिया की कहानी उसकी जुबानी। मैंने बिजनेस में मास्टर्स किया था। हमारा इलाका पसमानदा है, वहाँ इस डिग्री की कोई जॉब नहीं। मेरे माँ बाप ने जिस तरह मुझे पढ़ाया था, मैं उनके लिए कुछ करना चाहती थी। मैंने घर वालों के साथ जिद की और नौकरी की तलाश में पिंडी आ गई और अपनी एक पुरानी सहेली के फ्लैट में शिफ्ट हो गई, जो एक और लड़की के साथ रह रही थी। और वो दोनों चाहती थी कि जो काम वो दोनों करती हैं मैं भी वो करूं, मगर मैंने इनकार कर दिया। आखिर बहुत तलाश के बाद मुझे एक नौकरी मिल गई, मगर तनख्वाह मिल गई? नहीं, आज भी इन्होंने तनख्वाह नहीं दी। आखिर कब तक बिना तनख्वाह काम करती रहेगी? हमारी तो खैर है, हम तो ना किराया मांगते हैं और ना कुछ और। तुम अपने घर वालों की तो सोचो। तो फिर क्या करूं? हमारी बात मान लो। नहीं, मैं ये सब कुछ नहीं कर सकती। तो फिर रहो ऐसे ही। मैंने कोशिश की कि वहाँ से कहीं और मुंतकिल हो जाऊं, मगर जब तक पैसा ना हो तो बंदा क्या कर सकता है। मुझे बगैर तनख्वाह के काम करते हुए 3 माह गुजर गए थे और मैं सख्त परेशान थी, और जो काम वो कहती थी वो मेरे बस में नहीं था। मैं कई दिन तक सोचती रही। आखिर एक दिन मैंने
उनकी हाँ में हाँ मिला थी। और फिर उन्होंने मुझे अपना काम समझाना शुरू कर दिया। वो लोगों को फ़ोन पर बेवकूफ़ बनाकर लूटती थी। उन्होंने किसी टायरों के ताजर को ट्रेस किया था और मुझे इससे बात करने पर लगा दिया। मैंने उसे शीशे में उतारना शुरू कर दिया। 2 दिन बाद उस ताजर ने मुझसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। हमने उस ताजर को एक घर में बुलाया जो हमने किराए पर ले रखा था। खबरदार!
का मुकाबला करते हैं और कामयाब भी होते हैं। अपने जुर्म का कसूरवार दूसरों को मत ठहराएं। अगर आपके आसपास भी कोई ऐसा ही वाकया हो रहा है या आप खुद किरदार हैं किसी ऐसी कहानी के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं, हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv या हमें खत लिखिए। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। ब्रेक के बाद देखिए, गली में खड़ी हुई रेहड़ी वजह तनाजा बन गई। बाबा फरीद गंज शकर के पाक पतन का केस, सिराजुद्दीन के साथ क्या बनी? अहलियाने इलाका के एक दूसरे पर क्या फराइज और हकूक होते हैं, इस्लाम ने इस पर खुलकर बात की है, मगर फिर भी हम अपने अना के खौल से बाहर नहीं निकलते और ये तमाम बातें पसे पुष्ट डाल देते हैं। हमारी आज की पुलिस फाइल में पेश किया जाने वाला केस भी एक ऐसे ही वाक़े की निशानदेही करता है। पंजाब के शहर अजोधन को पाकपतन बनाकर बामे उरूज पर पहुंचाने वाली हस्ती का नाम है बाबा फरीद गंज शकर। अल्लाह के इस वली ने पाकपतन में बसेरा किया तो इलाके के लोगों पर रूहानियत के ऐसे राज अफशा हुए जो सदियों तक बनी नौए इंसान की रहनुमाई करते रहेंगे। बाबा फरीद गंज शकर की तालीमात न सिर्फ मुसलमानों बल्कि गैर मुस्लिमों के लिए भी मशले राह हैं। एक जगह फरमाते हैं, रुखी सुखी खा के ठंडा पानी पी, देख पर आई चोपड़ी ना तरसाई जी, जिसका तर्जुमा है रूखी सूखी खाकर ठंडा पानी पीकर खुश रहे, दूसरों के पराठे देखकर लालच में ना पड़ जाना। प्यार मोहब्बत और रब से इंसान के ताल्लुक का दर्स देने वाले बाबा फरीद गंज शकर के इसी शहर पाकपतन के नवाही गांव चक शफी में रहने वाला राव सिराजुद्दीन नामालूम मुल्जिमान के हाथों कत्ल हो गया। सिराजुद्दीन कौन था? उसे किसने कत्ल किया? पाकपतन शरीफ के थाना रंगशाह की हुदूद में वाक़े चक शफी का रिहायशी तकरीबन 60 साला राव सिराजुद्दीन खेती बाड़ी करता था। उसके 4 बेटे और 1 बेटी थी। सिराजुद्दीन का इसी गांव में भैंसों का बाड़ा भी था जहां वो अक्सर सोता था। 4 और 5 जून 2011 रात 8 बजे सिराजुद्दीन अपने घर से खाना खाकर सोने के लिए अहाते में जहां मवेशी बंधे थे आ गया। ये हफ्ते और इतवार की दरमियानी शब थी। रात तकरीबन 3 बजे नामालूम अफराद ने सिराजुद्दीन को सोते में काबू करने और मुंह बंद करने के बाद छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। सिराजुद्दीन का एक बेटा सुबह सवेरे मवेशियों को चारा डालने अहाते में पहुंचा तो उसका बाप वहां कत्ल हुआ पड़ा था। ये सुनकर उसके घर वाले और अहले इलाका मौका वारदात पर जमा हो गए।
इस वाक़े की इत्तला फौरन इलाके के थाना रंगशाह में दे दी गई। ये वो अहाता और कमरा है जहां सिराजुद्दीन को सोते में कत्ल किया गया था और ये हैं उसके खून आलूद कपड़े। पुलिस ने कत्ल की जगह पहुंचकर तफ्तीश शुरू कर दी। इस तरह उसी रोज सिराजुद्दीन कत्ल की FIR 118/11 नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ दर्ज कर ली गई। मुझे सुबह के टाइम पर सर शोर मचा हुआ था, पुलिस भी आ गई। पुलिस ने आने के बाद रफ़ीउल्लाह ने और जुल्फ़कार बेनीवाल ने कहा भाई आप जो ना एक डॉक्यूमेंट बनवाना है और अस्पताल में आपको दाखिल नहीं होने देंगे, इसलिए लाश गर्मी है, बाहर ख़राब हो जाएगी, आप जल्दी से जो है ना एक डॉक्यूमेंट बनवा लें, साइन कर दें, शनाख्ती कार्ड दे दें। वो दे दिए। मैंने कहा जी पर्चा तो नहीं काट रहे हैं, उसने कहा जी पर्चा नहीं काट रहे हैं। मैं कहा जी जब हम पोस्टमार्टम करा के आएंगे तो पर्चा इंशाल्लाह फिर हम करवाएंगे। 3-4 दिन तक सिराजुद्दीन के घर वाले अपने तौर पर तहकीक करते रहे कि मुल्जिमान कौन हो सकते हैं। इसी दौरान उन्हें मौके वारदात से एक जूती हाथ आई। जब उस जूती के बारे में पूछगछ की गई तो पता चला कि ये करीब ही रहने वाले राव नजरदीन के दामाद गुलबाज उर्फ डेंगू की जूती है। ये है नजरदीन का भतीजा और दामाद गुलबाज उर्फ डेंगू। इस तरह सिराजुद्दीन के कत्ल के जुर्म में 4 मुल्जिमान अबू बकर, उमर दराज, गुलबाज उर्फ डेंगू और उन्हीं के एक रिश्तेदार को FIR में नामजद करने के लिए दरखास्त दे दी गई। थाना रंगशाह के SHO आसिफ बेग ने सिराजुद्दीन कत्ल केस में नामजद इन 4 मुल्जिमान का नाम FIR में शामिल करने से पहले तफ्तीश का कहा। बिल्कुल मैं भी उधर ही था। आसिफ बेग ने एक चांट लगाई है इसको डिंगू को, गुलबाज को, और एक जूता लगाया अबू बकर को। उन्होंने फ़ौरन कह दिया जी हमने किया है। तो हमें फ़ौरन पूरी पंचायत गई थी, गाँव की 2 ट्राले भर के गए हुए थे। सबके सामने आसिफ बेग ने कहा जी सुबह आपका पर्चा होगा, इंशाल्लाह ये आपके मुजरम है और सुबह आ जाएं। सुबह फिर गांव के लोग लेके गए, मौजूद आदमी थे। जब सुबह गए तो उन्होंने कहा जी शाम को आना। अभी शाम को गए तो उन्होंने कहा जी नहीं पर्चा नहीं होएगा, तफ्तीश करेंगे इसके बारे में। सिराजुद्दीन के घर वालों का नजरदीन के बेटों और दामाद समेत इन 4 पर शक की एक वजह वो वाकया था जो मार्च 2011 को पेश आया। 27 मार्च 2011 इतवार के दिन शाम 6 बजे सिराजुद्दीन के घर के ऐन सामने गली में सिराजुद्दीन के अजीज राव नजरदीन के बेटे आफताब ने अपनी रेडी खड़ी कर दी थी, जिससे आने जाने का रास्ता बंद हो गया था। सिराजुद्दीन का बेटा खालिद जब अपने घर जाने के लिए वहां पहुंचा तो दोनों में रास्ता बंद होने की वजह से मुंहमारी हो गई। इस तरह देखते ही देखते ये मुंहमारी लड़ाई में बदल गई। दोनों घरों के लड़के निकल आए और डंडों का आजादाना इस्तेमाल शुरू हो गया। इसी लड़ाई की वजह से नजरदीन और उसके 2 बेटे शदीद जख्मी हो गए। इस लड़ाई की वजह से सिराजुद्दीन के बेटों के खिलाफ थाने में FIR दर्ज करा दी गई थी। राव नजरदीन की जानिब से दर्ज होने वाली FIR के नतीजे में थाना रंगशाह पुलिस ने कार्रवाई करते हुए सिराजुद्दीन के 4 बेटों राव आबिद, राव तबस्सुम, राव खालिद और राव अरशद उर्फ मानी को गिरफ्तार कर लिया, जबकि बाद में वो 4 अबूरी जमानत पर बाहर आ गए, मगर केस चलता रहा। इस वाक़े के तकरीबन 2 माह बाद ही सिराजुद्दीन का कत्ल हो गया था। 2 माह पहले होने वाली इसी लड़ाई और मौके से मुल्जिमान की जूती मिलने की वजह से घर वालों ने उन 4 मुल्जिमान के नाम पुलिस थाना रंगशाह को दिए थे, मगर पुलिस ने उन्हें अपनी पहली तफ्तीश में ही बेगुनाह करार देकर फारिग कर दिया। अब सवाल ये था कि सिराजुद्दीन का कत्ल किसने किया था। पुलिस ने उल्टा सिराजुद्दीन के बेटों को कत्ल के जुर्म में गिरफ्तार करके 8 रोजा रिमांड के बाद 3 भाइयों को
जुडिशियल रिमांड पर साहिवाल जेल भेज दिया, मगर उनके चौथे भाई राव आबिद को मजीद पुलिस रिमांड लेकर थाने में रोक लिया। ब्रेक के बाद देखिए, गली में खड़ी हुई रेहड़ी वजह तनाजा बन गई। बाबा फरीद गंज शक्कर के पाकपतन का केस, सिराजुद्दीन के साथ क्या बनी? इस दौरान पुलिस ने कत्ल होने वाले सिराजुद्दीन के बेटे को थाने में उसके अपने ही बाप का कत्ल मनवाने के लिए टॉर्चर किया और बाद में उसे जुडिशियल रिमांड पर साहिवाल जेल भेज दिया। इस वाकये की जुडिशियल इंक्वायरी की दरखास्त एडिशनल सेशन जज की अदालत में दी गई, मगर इंक्वायरी के दौरान ही सिराजुद्दीन के घर वालों ने अदालत के रूबरू पेश होकर राव आबिद को कत्ल में मुलव्विस न होने का कहते हुए मुकदमा खारिज करने की दरखास्त की, जिसे मानते हुए अदालत ने केस बंद कर दिया। इस तरह सिराजुद्दीन का ये बेटा जेल से बाहर आ गया। राव आबिद ने जेल से बाहर आकर पुलिस तशद्दुद के बारे में बताते हुए कहा, मुझे 3 दिन भूखा बाहर निकाल कर ले गए थे, मुझे कुछ होश नहीं था सर। एक बार उन्होंने मुझे पता नहीं नशा दिया जी, पता नहीं क्या उगलवाते रहे सर। फिर उन्होंने मुझे टीके लगाए सर, पता नहीं क्या उगलाते रहे जी। वो कहने लगे कि हमारे पास 16 लाख रुपया आया है, अगर आप दे देंगे तो इन पे कत्ल पा देंगे, अगर आप नहीं देंगे तो इन पर आपके ऊपर कत्ल पा देंगे। मेरी आंखों के सामने डीएसपी साहब ने 16 लाख रुपये मुझे दिखाया, अगर भी उन्होंने 4 किले बेचे हुए हैं, आपके ऊपर कत्ल पा दिया कि आपने अपने वालिद का कत्ल किया। इस इल्जाम के बारे में एसएचओ थाना रंगशाह का कहना है, असल में पर्चा हुआ था नामलूम मुसलमान के खिलाफ। उनके जो मकतूल था उसके भाई ने दर्ज कराया था। जब 4-5 दिन के बाद उन्होंने 4 मुसलमान को नामजद कर दिया। ये दौरान तफ्तीश जो है ना, अभी तफ्तीश चल ही रही थी, इसी दौरान में इनकी बेटिंग कैंसिल हो गई। ये एक मुकदमे 65/11 में मिल गए थे। उस 65/11 में इन्होंने जो आबिद मुलज़िम था उसमें बामौजूदगी मुनीर डोगर, यासिन भट्टू और ज़हीर बाबर गुजर, जो कि चक शफीक और नाज़िम भी है साहब का, उसकी मौजूदगी में उसने इंकशाफ किया कि उसने अपने बाप को कत्ल किया। मगर सिराजुद्दीन का भतीजा इस मौक़िफ़ को ना मानते हुए कहता है, हमारा चक्कर नाजिम है जी बाबर, उसने पैसे लिए, वो भी भुगता आगे जज के पास, वो भी नहीं भुगता जाकर फिर ये। एक यासिन भट्टू जी डिगेट है जी, वो बड़ा इकाट का, वो भी जी भुगताया ना जी पैसे के साथ ठंडार ने। एक डोगर है जी मनीर, वो भी नहीं भुगताया पैसे देकर, उनका कारोबार ये है जी ठंडार किसके। इस सिलसिले में जब मुखालिफ पार्टी यानी अबू बकर, उमर दराज और गुलबाज उर्फ डेंगू का मौक़िफ़ जानने के लिए उनसे राब्ता किया गया तो उन्होंने इनकार कर दिया। राव आबिद पर तशद्दुद के बारे में थाना रंगशाह के एसएचओ का कहना है, इसको पता चल गया ना कि अब तो जो है ना मैं कानून के शिकंजे में आ गया हूँ, उसका बकायदा मेडिकल बोर्ड ने जो है ना वो रिजल्ट को मिल किया है और उसमें लिखा है कि इसमें कोई किसी किस्म का कोई वायरस नहीं हुआ। क्या एसएचओ का ये कहना दुरुस्त है या गलत? मेडिकल करवाने के लिए गए तो वहाँ सबसे पहले एसएचओ वहाँ पहुँचा हुआ था। एसएचओ कहने लगा, पुत्र मुझे 16 लाख रुपया मिला, 2 लाख मैं इनको भी दे दूंगा, आपका मेडिकल भी कुछ नहीं कर सकता। सिराजुद्दीन की बीवी सितारा बेगम एक तरफ शौहर को गंवा बैठी, दूसरी जानिब अपने बेटों पर केस दर्ज होने की वजह से परेशान है। थोड़ी सी लड़ाई थी बस, रेडी के बिना उस पर मेरे आदमी को कत्ल कर दिया इन्होंने, मेरे बच्चों को भी नाजायज पर्चा करवाया और फिर जुल्म किया, हमारे साथ जुल्म होया, हमारी कोई नहीं सुनता। मैं वजीर आला के दफ्तर गई, वहाँ से जो मैं दरखास्तें लाकर डॉक्टर कैप्टन सुहेल को दी तो वो भी उसने फेंक के मारी, वो भी उसने भगा दी, वो उन पे भी नहीं अमल किया और मुझको धमकी बार मिल रही है, मेरी जवान बच्ची, और अब भी मुझे धमकी दे रहे, मुझे इंसाफ चाहिए। ये है सितारा बेगम की बेटी जो कातिलों का पता चलाकर इंसाफ चाहती है।
मेरा अब्बू मार दिए ना, हमने इंसाफ चाहिए, हमने कोई नहीं इंसाफ देता, हमने वजीर आला पे इंसाफ चाहिए, हमने इंसाफ देने वाला कोई भी नहीं रहा दुनिया में। दूसरी जानिब कातिलों की गिरफ्तारी के लिए इलाके के लोग अभी तक सरापा एहतिजाज हैं। थाना रंगशाह की पुलिस पर लगने वाले इस रिश्वत लेने के इल्जाम में कहां तक हकीकत है और सिराजुद्दीन के कातिल कौन हैं, ये सवालात अभी भी जवाब तलब हैं। एसपी मूसा आईजी पंजाब से अपील करता है कि पाकपतन और आरिफ वाला के दरमियान वाक़े चक शफी में होने वाले इस अंधे कत्ल की तहकीकात करवाएं ताकि मजलूम को इंसाफ मिल सके। अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। अपना और अपने इर्द गिर्द रहने वालों का ख्याल रखिएगा। खुश रहिए और महफूज रहिए। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज।